हेलो फ्रेंड्स, जुलाई 2021 के दिन एक सेबी की ओर से नया सर्कुलर रिगार्डिंग दी मार्जिन एक आया था, जिस सर्कुलर की एप्लीकेबिलिटी डेट जो है वो 1 दिसंबर 2021 से होने वाली है। आज है 21 नवंबर। सो आने वाले 10 दिन के बाद ये पर्टिकुलर जो नया मार्जिन रूल है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। ये पर्टिकुलर जो आज सर्कुलर हम देख रहे हैं वो जुलाई 20 जुलाई का है। सो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो डेट है वो नज़दीक आ चुकी है। सो बेसिकली हम ये पर्टिकुलर सर्कुलर की बात करें तो ये पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर जो अलग अलग कॉलम इंसर्ट की गई है, जिसको लेकर मार्जिन और प्लेज और कोलेटरल सिक्योरिटी का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होने वाला है। सो यहाँ हम पॉइंट वाइज बात करें तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बाय टीएम एंड सीएम। सो ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लियरिंग मेंबर का जो रिपोर्टिंग रहेगा 1 दिसंबर से वो पूरा चेंज हो जाएगा। और पर्टिकुलर जो दो पार्ट रहते हैं, कोई भी आप ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप एफएनओ एमसीएक्स करेंसी जब भी आप एफएनओ ट्रेड करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर केस एंड नॉन केस का एक दो पार्ट रहता है। जो नॉन केस जो अलग अलग स्टॉक्स या तो कोलेट्रल होते हैं उसका हेयर कट मिलता है, जो हम नॉन केस के अंदर कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली सेबी का जो टाइमली रिवीजन होता है मार्जिन रिलेटेड रूल्स, ये पर्टिकुलर रूल्स के अंदर दो ही पॉइंट की बात होती है, जो केस एंड नॉन केस सेगमेंट की, और दोनों के काउंटिंग के अंदर थोड़ा बहुत चेंज होता है। सो बेसिकली यहाँ हम कोलेट्रल डिपॉजिट एंड अलोकेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर जो रूल है वो एप्लीकेबल होने वाला है। उसके अंदर ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर, सीएम जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट्स है उसको किस तरह उसका रिपोर्टिंग करना है, ये पूरी बात की गई है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 19 नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर कोलेट्रल वैल्यूएशन की बात की गई है, जहां आप देख सकते हो क्लियरिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कोलेट्रल इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। सो यहाँ मेन पॉइंट की हम बात करें तो क्लियरिंग मेंबर के लिए 50% कैश और कैश इक्विवेलेंट यानी विद इन 24 आवर्स के अंदर कैश के अंदर कन्वर्जन कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हो जाता है तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। बट बेसिकली फिक्स डिपॉजिट है यानी सिक्योरिटी वाइज जो भी एवेन्यूज का 100% सिक्योराइजेशन हो जाता है वो पर्टिकुलर एवेन्यू कैश इक्विवेलेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। In individual client level, a client may have allocation of cash equivalent less than the value of non-cash collateral provided by the client. So कहने का मतलब ये है कि client 60, 70, 80% केस दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि नॉन कोलेट्रल जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा का वैल्यूएशन केस का होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स मिनिमम 50% इक्विवेलेंट कोलेट्रल रिक्वायर्ड मे नॉट बी एप्लीकेबल एट द क्लाइंट लेवल। सो बेसिकली 8 पॉइंट ऑफ दिस 1 दिसंबर के टाइम पे क्लियरिंग मेंबर को एप्लीकेबल हो रहा है। सो अभी क्लाइंट इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। फॉर पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ एटलीस्ट 50% कैश इक्विवेलेंट कोलेट्रल एट द लेवल ऑफ सीएम, the excess cash and cash equivalent collateral of the client shall not be considered for other client for the proprietary account of the TM and CM. So कहने का मतलब ये है कि कोई एक बड़ा फर्म है उसके अंदर 4 क्लाइंट है। सो ये चारों क्लाइंट का जो केस पोर्शन है वो इंडिविजुअल कंसिडर हो जाएगा क्लाइंट ए का। अब हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कंसिडर द सेल्फ क्लियरिंग मेंबर हु हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश कोलेट्रल फ्रॉम इट्स क्लाइंट। सो बेसिकली क्लाइंट ए ने 2 करोड़ दिया हुआ है, क्लाइंट बी ने 3 करोड़ है, क्लाइंट ए ने 1 करोड़ है, क्लाइंट 4 ने 1 करोड़ दिया, टोटल 7 करोड़ केस रिसीव्ड हुआ है। अब मेंबर हैज प्लेस 6 करोड़ विथ क्लियरिंग मेंबर, 4 करोड़ आउट ऑफ क्लाइंट्स फंड एंड 2 करोड़ फ्रॉम द प्रोप्राइटरी फंड्स। सो बेसिकली क्लाइंट की ओर से 4 करोड़ का टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है और 3 करोड़ का उसका क्लाइंट का कोलेट्रल दिया हुआ है। अब हम अलग अलग बात करें तो प्रोप्राइटरी ने 2 करोड़ का अलोकेशन किया हुआ है, क्लाइंट ए ने 1 करोड़, क्लाइंट बी 1 करोड़, क्लाइंट सी 1 करोड़ और क्लाइंट 4 ने भी 1 करोड़। सो ये पर्टिकुलर जो हम चारों क्लाइंट की कंबाइंड पोजीशन करते हैं तो चारों क्लाइंट की 4 करोड़ की कोई पोजीशन बन सकती है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो ट्रेड है वो अलाउड करते हैं सेबी या तो एक्सचेंज की ओर से। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो पर मिनट सिंस द टोटल 4 करोड़ इज अलोकेटेड अमंग द क्लाइंट एंड अलोकेशन टू द इंडिविजुअल क्लाइंट डजंट एग्जिस्ट द
रिक्विजिट उसकी कोलेट्रल जो यहाँ दिया हुआ है वो उसको एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम केस 2 की बात करें तो प्रोप्राइटरी का 2 करोड़ का है, क्लाइंट ए का 2 है, क्लाइंट 2 का 2 करोड़ का है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर केस के अंदर भी अलाउड होगा क्योंकि दोनों क्लाइंट का कंबाइंड 4 करोड़ का बन रहा है और यहाँ क्लाइंट ए का 2 करोड़ का है और क्लाइंट बी जो क्लाइंट 2 है उसका 3 करोड़ का कैश डिपॉजिट है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर भी ट्रेड परमिनेंट हो जाएगा। अब हम सिनारियो नंबर 3 की बात करें तो प्रोप्राइटरी के अंदर 2 करोड़ है, क्लाइंट 2 के अंदर 3 करोड़ है, क्लाइंट 3 के अंदर 0.5 है, क्लाइंट 4 के अंदर भी 0.5 है, तीनों को मिला के 4 करोड़ बन रहा है। सो बेसिकली ये उसकी जो इंडिविजुअल क्लाइंट की जो लिमिट है और उसका जो कोलेट्रल है उसको हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ ये जो लिमिट है क्लाइंट 2 की वो 3 करोड़ है, यहाँ भी 3 करोड़ है। सो बेसिकली ऐसे ट्रेड परमिनेंट हो जाएंगे। अब हम केस नंबर 4 की बात करें तो प्रो के अंदर 3 करोड़ का मार्जिन यूटिलाइज है, क्लाइंट ए का 2 करोड़ है, क्लाइंट 3 का 1 करोड़ का है। सो ऐसे केस के अंदर ट्रेड अलाउड नहीं होंगे क्योंकि प्रो की लिमिट जो है 2 करोड़ की है। सो बेसिकली क्लाइंट का जो कंसीडर होता है वो मार्जिन प्रो के अंदर यूटिलाइज नहीं हो सकता है। सो बेसिकली ये सिनारियो के अंदर ट्रेड पॉसिबल नहीं है, या तो परमिट नहीं किया जाएगा, या तो उसको एडिशनल कोलेट्रल सबमिट करना पड़ेगा या तो उसका पोजीशन रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हम पोजीशन नंबर 5 की बात करें तो प्रो के अंदर 2 करोड़ है, क्लाइंट 2 का 2 करोड़ है, क्लाइंट 3 का 2 करोड़ है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी ट्रेड अलाउड नहीं होंगे क्योंकि क्लाइंट 3 की जो पोजीशन है वो 2 करोड़ की है। यहाँ हम देख सकते हो क्लाइंट 3 की 1 CR की केस इक्विवेलेंट है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर केस के अंदर ट्रेड अलाउड नहीं होंगे क्योंकि क्लाइंट 3 इज इन एक्सेस फ्रॉम द कोलेट्रल रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। अब हम नंबर 6 की बात करें तो 2 करोड़ का फर्स्ट क्लाइंट, 3 करोड़ का क्लाइंट 2 और दोनों 0.5 का है। सो बेसिकली यहाँ 6 करोड़ का टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ द मार्जिन आप देख सकते हो, बट ये पर्टिकुलर केस के अंदर परमिट होगा क्योंकि ये जो क्लाइंट है वो अपने लिमिट के अंदर ही ट्रेड किया हुआ है। सो यहाँ परमिनेंट प्रोप्राइटरी कोलेट्रल कैन बी कंसिडर एज ए क्लाइंट को कोलेट्रल, क्योंकि जो प्रोप्राइटरी का 2 करोड़ का है वो क्लाइंट के अंदर कंसीडर हो सकता है बट क्लाइंट का प्रो के अंदर कंसीडर नहीं होने वाला है। सो बेसिकली यहाँ 3 करोड़ का एडिशनल जो कोलेट्रल क्लाइंट का है वो भी कंसीडर हो जाएगा और केस नंबर 6 के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेड है वो अलाउड करेंगे। अब हम 7 सिनारियो की बात करें तो क्लाइंट ए का 4 करोड़ का एक्सपोजर है, 3 का 1 है, 4 का 1 है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर केस के अंदर ये ट्रेड नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि क्लाइंट ए की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, नॉट परमिटेड ऑल्दो द प्रोप्राइटरी कोलेट्रल कैन बी allocated as a client, such collateral cannot exist the actual collateral received from the client। so basically क्लाइंट की कोलेट्रल की वैल्यू 3 करोड़ की है, प्रो की हम कंसीडर करें 2 करोड़, फिर भी ये क्लाइंट ए की जो लिमिट है वो 4 करोड़ से क्रॉस हो जाती है क्योंकि 3 करोड़ का टोटल क्लाइंट कोलेट्रल है और 4 करोड़ का कैश रिसीट है। सो बेसिकली यहाँ ये पर्टिकुलर ट्रेड कंसीडर नहीं हो। केस एफएनओ, करेंसी एंड एमसीएक्स, ये चारों सेगमेंट के अंदर क्लाइंट को मिनिमम 50% कैश चाहिए ही चाहिए और कैश इक्विवेलेंट, यहाँ आपको कैश इक्विवेलेंट भी इंक्लूड कर लेना है और 50% उसका जो भी स्टॉक्स है तो कोलेट्रल वो पड़ा हुआ है वो कंसीडर हो जाएगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कोई क्लाइंट के अंदर 10 लाख का टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है और ये पर्टिकुलर क्लाइंट को 5 लाख कैश सबमिट करना पड़ेगा और 5 लाख जो है वो कोलेट्रल चलेगा। सो दोनों कंबाइन करके 10 लाख का इनिशियल ट्रेड वो इनिशिएट कर सकते हैं। सो आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ सकती है, तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी गायब हो सकती है, काफ़ी सारी कैश की रिक्वायरमेंट है तो काफ़ी सारे अलग अलग जो बड़े पोजीशन होल्ड कर रहा है उसको भी कैश डिपॉजिट करने के लिए या तो साइज कम करनी पड़ेगी या तो एडिशनल कैश का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और मार्केट आने वाले 8 या 10 दिन के लिए थोड़ा साइडवेज यानी लिक्विडिटी का एक इवेंट है वो फेस कर सकता है। सो बेसिकली ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप बन सकता है क्योंकि T+1 के अंदर जो एक बार डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट का जो सेटलमेंट है, सेबी है, एक्सचेंज है, क्लाइंट है, ट्रेडिंग मेंबर है, उसका जो सेटलमेंट है वो रियल टाइम सेटलमेंट हो सकता है और आने वाले टाइम के अंदर हम कोई भी प्रोसीजर के अंदर बड़ा बदलाव देख सकते हो और बड़ा स्पीड के साथ कोई ना कोई जो भी ट्रांजेक्शन है वो टैक्सलेस हो जाए।